हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जिनका भी प्री क्लियर हुआ है उनके लिए बहुत सारी बधाइयाँ। अब आता है मेंस, जो कि हमारे अभी होने वाले हैं। तो उसके लिए हम लाए हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, जो कि हम देखेंगे सॉल्व करके, और इससे एक नॉलेज हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, जिसको हम चेतन मीना इंस्टीट्यूट के नोट से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहले आते हैं 3 मार्कर, जिसमें पहला क्वेश्चन है यंग बंग आंदोलन क्या है। तो भारत में यंग बंग आंदोलन हेनरी विवियन द्वारा 1826 में प्रारंभ किया गया था। क्षेत्र है बंगाल। हेनरी विवियन डोरिजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। तो 3 लाइन्स होती हैं, उसके लिए आंसर है। तो पहला क्या है, यंग बंग आंदोलन क्या है। तो भारत में यंग बंग आंदोलन हेनरी विवियन द्वारा 1826 में प्रारंभ किया था। क्षेत्र है अपना बंगाल। हेनरी विवियन डोरिजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायकोम सत्याग्रह। इसका शुरुआत 1924 से 1925 तक चला है। क्षेत्र है त्रावणकोर का। कारण क्या था, मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर इजवा और पूलिया जनजाति के समर्थन में हुआ है। नेतृत्व टी.के. माधवन और के. कलप्पन के द्वारा किया गया है। बायकोम सत्याग्रह क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये त्रावणकोर में 1924 से 1925 तक हुआ था। कारण क्या था, मंदिर प्रवेश के मुद्दे को लेकर जो हमारी इजवा जनजाति है, पूलिया जनजाति, उसकी समर्थन से रिलेटेड है। नेतृत्व टी.के. माधवन के द्वारा और के. कलप्पन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीदास पैक्ट क्या है। तो जो गांधीदास पैक्ट है वो बताना है। 1924 में महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के मध्य हुआ था। उद्देश्य राजनीतिक रूप से स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंग के रूप में कार्य करेगी। वेलग्राम अधिवेशन 1924 में इसको मान्यता दी गई थी। 3 पॉइंट बन गए। तो पहला क्वेश्चन मतलब पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो गांधीदास पैक्ट क्या है, इसका पहला पॉइंट होगा। 1924 में गांधी जी के द्वारा और चित्तरंजन दास जी के द्वारा इसको हस्ताक्षर किया गया था। उद्देश्य जो राजनीतिक रूप से जो स्वराज पार्टी है कांग्रेस के अंग के रूप में कार्य करेगी। बेलग्राम अधिवेशन 1924 में जो हुआ था उसमें इसको मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरक्षा से संबंधित संगठन बताइए। तो जो हमारे गोरक्षा से संबंधित संगठन हैं वो बताने हैं। तो पहला आता है गोरक्षणी सभा। इसको स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। गो हत्या विरोधी समितियां बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और गौरक्षा संघ ये महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। तो देखो हम पहले याद करते हैं, गौरक्षणी सभा है तो सभा कौन बनाएगा, छोटी सी जगह पर होगी। जैसे भी बसंत पंचमी पर हुई थी हमारी, तो सरस्वती जी की पूजा हुई थी, तो गौरक्षणी सभा तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बुलाई गई है। गौ हत्या विरोधी समितियां, तो भैया गौ हत्या के विरोध में समिति बनाई गई है। तो भैया जो कोई करेगा तो उसको तिलक लगा के हलाल कर दिया जाएगा। तो ये है बाल गंगाधर तिलक। गौ हत्या विरोधी समितियां बनाई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गौरक्षा संघ, तो पूरा संघ आ गया था, है ना। हमारा भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो संघ पूरा इकट्ठा हो जाएगा किसके बुलाने पर, गांधी जी के बुलाने पर। तो गौरक्षा संघ महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो गौरक्षा समितियां हैं मुख्यतः, मतलब अभी अपन 3 पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी है, पहली आती है गौरक्षणी सभा जो कि दयानंद सरस्वती की थी। गौ हत्या विरोधी समितियां बाल गंगाधर तिलक की थी। और गौरक्षा संघ ये बनाई गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमें गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में लिखना है। तो कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, और महात्मा गांधी के जी के जो राजनीतिक गुरु हैं उनके रूप में मान्यता प्राप्त है इनको। 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। भारतीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए इन्हें भारत का हीरा कहा जाता है। तो कौन है ये हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या हैं, हमारे कांग्रेस के उदारवादी नेता हैं, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। इन्होंने 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी और इनको भारत का हीरा कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का हीरा कहा जाता है। भारतीय आंदोलन के नेतृत्व करने के कारण इनको कहा जाता है भारत का हीरा। नेक्स्ट आता है थियोडोर बेक। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं। इन्हें मुस्लिम राष्ट्रवादी सिद्धांतों का जनक कहा जाता है। कॉलेज के संपादकीय प्रवृत्ति की शुरुआत इन्होंने की थी।
देखिए पहले आते हैं कौन, हमारे थियोडोर बेक। ये कौन है, तो जो हमारे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज है उसके प्राचार्य रहे हैं। इन्होंने जो मुस्लिम अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है उनका जनक ही माना जाता है। वो डोर खोल दिए थे अंतर्राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्रीय सिद्धांतों के हैं, तो राष्ट्रवादी जो सिद्धांत हैं उनका जनक कहा जाता है। मुस्लिमों के राष्ट्रवादी सिद्धांतों का जनक कहा जाता है थियोडोर बेक को। कॉलेज में संपादिक प्रवृत्ति की शुरुआत भी इन्होंने की। जो संपादिक प्रवृत्ति है उसकी शुरुआत करने की थी इन्होंने की थी थियोडोर बेक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे 5 मार्कर्स। भारत में मुस्लिम धार्मिक सामाजिक आंदोलन का वर्णन कीजिए। जो हमारे भारत में जितने भी मुस्लिम धार्मिक सामाजिक आंदोलन हुए हैं उनका वर्णन करना है। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभाव में मुस्लिम धर्म में भी सुधार की मांग उठी। इसके अनुसार ही कुछ आंदोलन चलाए गए। तो मुख्यतः अपन पढ़ेंगे 4 आंदोलन। पहला है अलीगढ़ आंदोलन, दूसरा है अहमदिया आंदोलन, तीसरा है बरेलवी आंदोलन और चौथा है हमारा देवबंद आंदोलन। पहला है अलीगढ़ आंदोलन। इसका नेतृत्व किया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। कारण क्या था, तो अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य संस्कृति और ब्रिटेन सरकार के सहयोग के पक्ष में यह आंदोलन चलाया गया था। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। कारण क्या था, तो जो अंग्रेजी शिक्षा है, पाश्चात्य संस्कृति है, ब्रिटिश सरकार है, उसके सहयोग के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा अहमदिया आंदोलन। नेतृत्व करता है इसके मिर्ज़ा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन है तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। नेतृत्व है, मतलब क्षेत्र कौन सा है, तो हमारा जो पंजाब का गुरदासपुर है, इस वहाँ पर स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य था तकनीकी प्रगति को महत्व देना और जो ईसाई मिशनरी हैं उनसे इस्लाम की रक्षा करना। तो अहम पर बात आ गई भैया कि तुमने भैया हमारे मिशनरी ईसाई मिशनरी को इतना प्रचार किया कि इस्लाम ही कम हो गया। तो अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा स्टार्ट किया गया है। क्षेत्र कौन सा है, तो गुरु बना लिया, पंजाब के गुरदासपुर में इसको स्टार्ट किया गया है। तकनीकी प्रगति को महत्व देना और जो ईसाई मिशनरी हैं उनसे इस्लाम की रक्षा करना इनका मुख्य लक्ष्य था। बरेलवी आंदोलन, तो बरेली की बर्फी के लिए हो जाएंगे सब राजी, तो मौलाना अहमद रिजवा खान के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्षेत्र है पंजाब का और उद्देश्य किया था पश्चिमी इस्लामी परंपरा की रक्षा करने के लिए। बरेलवी आंदोलन कहाँ पर स्टार्ट है, पंजाब में, मौलाना अहमद रिजवा खान के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और जो उद्देश्य है, जो हमारी प्राचीन इस्लामी परंपरा है उसकी रक्षा करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन। नेतृत्व करता है हुसैन अहमद मोहम्मद कासिम नौनातवी। क्षेत्र है देवबंद का, इसलिए इसको देवबंद आंदोलन कहा जाता है। उद्देश्य क्या है, जो इस्लामी शिक्षा है उसको जीवंत रखने हेतु राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन देना इनका मुख्य लक्ष्य था। कौन सा है, देवबंद आंदोलन। नेतृत्व करता है इसके हुसैन अहमद मोहम्मद कासिम नौनतवी। क्षेत्र है देवबंद। उद्देश्य है जो इस्लामी शिक्षा है उसको जीवंत रखने और राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। तो हम इनके इस पूरे नेतृत्व के आंदोलन देखते हैं। पहला आंदोलन है हमारा अलीगढ़ आंदोलन, किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। कहाँ पर, तो ये अलीगढ़ में स्टार्ट किया गया हो। कारण क्या था, जो पश्चिमी शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा थी, ब्रिटेन सरकार थी, उनके सहयोग के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। फिर आता है अहमदिया आंदोलन, तो इसको स्टार्ट किया है हमारे मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। क्षेत्र है पंजाब का गुरदासपुर। तकनीकी शिक्षा को महत्व देने के लिए जो और ईसाई जो मिशनरी हैं उनका महत्व कम करने के लिए, उनकी मतलब इस्लाम की रक्षा करने के लिए। फिर आता है बरेलवी आंदोलन। क्षेत्र है पंजाब, मौलाना अहमद रिजवा खान के द्वारा स्टार्ट किया गया था और जो हमारे प्राचीन इस्लामी सभ्यता है, परंपरा है, उसकी रक्षा करने के लिए इसको स्टार्ट किया था। फिर आता है देवबंद आंदोलन, तो इसको हुसैन अहमद मोहम्मद कासिम नौनतवी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। देवबंद क्षेत्र है और इस्लामी शिक्षा को जीवंत रखने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन देने इसका मुख्य उद्देश्य था। अब आते हैं हमारे औपनिवेशिक काल में स्त्री शिक्षा हेतु किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। जो हमारी औपनिवेशिक काल है इसमें स्त्री शिक्षा के लिए क्या कार्य किए गए हैं हमें वो बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा भारतीय पुनर्जागरण से प्रेरित होकर भारत में स्त्री शिक्षा की मुहिम शुरू हो गई और इसके अंतर्गत निम्न आंदोलन किए गए या फिर प्रयास किए गए।
पुनर्जागरण में। तो पहला प्रयास था जो ईसाई मिशनरी थी, उन्होंने 1819 में कलकत्ता में एक तारुण स्त्री सभा की स्थापना की थी। 1849 में J.D. बैतून द्वारा कलकत्ता में बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा स्त्री शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किए गए थे और इनके द्वारा 35 बालिका विद्यालय खोली गई थी कलकत्ता में और उसके आसपास, मतलब जहाँ पे ये क्षेत्र थे। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आए जिसमें स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई जिसमें स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। फिर प्रोफेसर D.K. कर्वे के द्वारा 1916 में इन्होंने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस प्रकार अनेक प्रयासों से महिला साक्षरता को बढ़ाया गया है। तो याद करते हैं, ईसाई मिशनरी आए कब थे? 1813 में इनके लिए एक चार्टर्ड एक्ट में इनके बारे में बात की गई थी कि भैया ये आके शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो जैसे ये आए तो उन्होंने देखा कि भाई 18-19 साल की लड़कियां हैं, वो जो पढ़ती नहीं हैं तो क्या हो जाती हैं, तरुण हो जाती हैं। तो कलकत्ता में खोली इनने क्या, तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। कहाँ पर की है? कलकत्ता में की है। ईसाई मिशनरी ने की है, 1819 में की है कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना। फिर आता है 1949, इसमें J.D. बैतून के द्वारा कलकत्ता में बालिका विद्यालय खोली गई। सभा तो चलो हो गई, विद्यालय तो देना है भैया, 50 साल की बुढ़ी हो जाएंगी क्या करेंगी। तो 1849 मतलब 50 से एक कम में इन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की है। फिर आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्या का सागर लेकर आए हैं। तो स्त्री द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी काम किया गया है वो इन्हीं के द्वारा किया गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। इन्होंने 35 बालिका विद्यालय बनवाई थी। फिर आता है हमारा चार्ल्स वुड डिस्पैच जिसमें 1854 में स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। फिर अखिल भारतीय सेवाएं आ गई जिसमें हमने अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी 1926 में, स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया था इसमें। और प्रोफेसर D.K. कर्वे के द्वारा 1916 में एक विश्वविद्यालय बना दिया गया, भारतीय महिला विश्वविद्यालय। इस प्रकार शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा भारत के प्रमुख क्रांतिकारी संगठनों के नाम लिखिए। जो हमारे क्रांतिकारी संगठन हैं उनके हमें नाम लिखने हैं। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उग्र राष्ट्रवादियों का एक दल क्रांतिकारी के रूप में उभरा। तो जो हमारे दो प्रकार के क्रांतिकारी थे, एक थे उदारवादी और दूसरे थे उग्रवादी। जो उग्रवादी थे वह उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवादी नीतियां अपनाकर एक क्रांतिकारी दल बना लिया है ना। मतलब एक क्या, बहुत सारे दल बनाए गए थे, है ना। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो किसके द्वारा बनाए गए थे? जो उग्र राष्ट्रवादी थे उनके द्वारा बनाए गए थे। पहले आते हैं संगठन, उनकी स्थापना कब हुई है और उनके संस्थापक कौन रहे हैं। तो पहले आता है हमारा मित्र मेला। 1899 में इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना करने वाले संस्थापक हैं विनायक दामोदर सावरकर। कौन सा मेला लग रहा है? मित्र मेला लग रहा है, मित्रों का मेला लग रहा है ना। तो 9 मित्र आएंगे। तो 1899 में इसकी स्थापना हुई है। किसके द्वारा की गई है? विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा। नेक्स्ट आता है अभिनव भारत समाज। इसकी स्थापना 1904 में हुई है और ये भी B.D. सावरकर या फिर विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। क्या नाम है इसका? अभिनव भारत समाज। 1904 में स्थापना विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा। नेक्स्ट आती है ढाका अनुशीलनी समिति। 1905 में स्थापना की गई है पुलिन बिहारी दास जी के द्वारा। ढाका अनुशीलन समिति 1905 पुलिन बिहारी दास के द्वारा। तो पुल को क्या कर दिया? ढाक दिया। तो ढाका अनुशीलन समिति पुलिन बिहारी दास जी के द्वारा, स्थापना 1905 में। फिर आती है भारत माता सोसाइटी। भारत माता सोसाइटी 1904 में, चारों तरफ एक ही नाम भारत माता की जय। तो भारत माता सोसाइटी किसके द्वारा बनाई गई है? अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद के द्वारा। जीतेगा हमारा भारत, भारत माता जीतेंगे क्योंकि वो अम्बा है। तो अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद जी के द्वारा बनाई गई है भारत माता सोसाइटी। कब? 1904 में। नेक्स्ट आते हैं अनुशीलनी समिति, मतलब एक और अनुशीलन समिति बनाई गई। ढाका अनुशीलन समिति पुलंदास जी के द्वारा बनाई गई थी और ये कौन सी है? तो अनुशीलन समिति है। इसको 1902 में बनाया गया है। वारेंद्र घोष, जतेंद्रनाथ प्रबोध मित्रा और पुलिनदास के द्वारा। तो पुलिनदास तो इसमें होंगे, इनके साथ 2 और आ जाएंगे क्रांतिकारी जिनका नाम है वारेंद्र घोष और जतेंद्रनाथ प्रबोध मित्रा।
इन्होंने क्या बनाई है, अनुशीलन समिति 1902 में बनाई है। फिर आती है हमारे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में बनाया गया है, सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। बिल्कुल मिलेगा सबको, जब हमारा भारत रिपब्लिक एसोसिएशन बना 1924 में तो सबने संन्यास लेकर प्रसाद बांटा, तो सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल 1924 में बनाया गया है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट आता है नौजवान सभा। नौजवान कब हो जाते हैं बच्चे, 26 साल की उम्र में, तो नौजवान क्या हूँ 16 हो ना। 1926 में नौजवान सभा बनी और किसके द्वारा बनाई गई है, भगत सिंह के द्वारा। तो सबसे अच्छे नौजवान थे भगत सिंह, तो भगत सिंह के द्वारा 1926 में नौजवान सभा बनाई गई है। फिर आते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 4 साल बाद हुई 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो चलिए देखते हैं हम 8 समितियाँ। तो पहले आते हैं हमारी मित्र मेला। कब बनाया गया है, 1899 में। किसके द्वारा बनाया गया है मित्र मेला, तो ये बनाए गए हैं हमारे वी.डी. सावरकर के द्वारा। फिर आते हैं अभिनव भारत सभा, इसको 1904 में बनाया गया है वी.डी. सावरकर के द्वारा। ढाका अनुशीलनी समिति पुलिनदास जी के द्वारा बनाई गई है 1905 में। भारत माता सोसाइटी चारों तरफ 1904 में बनाई गई है और ये हैं अपने अम्बा प्रसाद जी और अजीत सिंह। नेक्स्ट आती है अनुशीलन समिति, इसमें पुलिनदास जी होंगे, उनके साथ वारिंद्र घोष होंगे और जतेंद्रनाथ प्रबोध मित्रा होंगे। स्थापना 1902 में हुई है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में स्थापना हुई, किसके द्वारा की गई है, सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। नौजवान सभा 1926, स्थापना भगत सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में स्थापना हुई और की गई है किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, और उनके साथ आ गए हैं चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस जी का योगदान समझाइए। जो सुभाष चंद्र बोस जी का जो योगदान है हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, हमें उसको बताना है। तो पहले आते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। ऐसे ही नहीं आ गए थे, किसकी प्रेरणा से आए थे, महात्मा गांधी जी की और चित्तरंजन दास जी की प्रेरणा से सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय क्रांति में या राष्ट्रीय क्रांति आंदोलन में भाग लिया। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेकर इंडियन सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया। तो असहयोग आंदोलन में क्या था, सब अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहे थे, तो इन्होंने इंडियन सिविल सेवा थी इससे त्यागपत्र दे दिया था। स्वराज पार्टी के काउंसिल प्रवेश में कार्यों का समर्थन किया था। जो स्वराज पार्टी थी उसमें जो काउंसिल में प्रवेश करना था उसके कार्यों में भी इन्होंने समर्थन दिया था। 1938 में कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी 1938 में। जो हरिपुरा अधिवेशन था उसमें अध्यक्षता की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फिर उसके बाद 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जर्मनी और रूस की सहायता से 1941 में मुक्ति सेना का गठन किया और आज़ाद हिंद फौज के सेनापति बने। तो देखो 4 को 1 से आज़ाद कर दो तो क्या बनी, आज़ाद हिंद फौज के सेनापति बन गए और इसको मुक्त कर दिया। तो मुक्ति सेना के गठन भी इन्होंने किया है, किसकी सहायता से, जर्मनी और रूस की सहायता से। नेक्स्ट आते हैं 1942 से 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। सरकार इन्होंने बनाई है और फौज के सेनापति थे। तो 1942-43 में इन्होंने क्या बनाई है, आज़ाद हिंद सरकार बनाई है। फिर आते हैं 1943 में ही इन्होंने अंडमान निकोबार और जो असम में आज़ाद हिंद सरकार का संचालन किया और भारत की स्वतंत्रता हेतु प्रयासरत रहते हुए इन्होंने 1945 में राष्ट्र हेतु बलिदान भी दे दिया। 1943 में क्या हुआ, इन्होंने अंडमान निकोबार और जो पूरा असम था वहाँ को, उस क्षेत्र को स्वतंत्र करा लिया था और इसका संचालन किसके द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, आज़ाद हिंद सरकार का। तो चलिए हम देखते हैं इनके योगदान को। पहले आते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, महान क्रांतिकारी नेता रहे हैं ये। इन्होंने किसके उससे आए थे, तो गांधी जी और चित्तरंजन दास जी की प्रेरणा ये से प्रभावित होकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। सबसे पहले आते हैं इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए अपनी जो सिविल सेवा का पद था, इंडियन सिविल सेवा थी, उससे त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने जो स्वराज पार्टी में काउंसिल में प्रतिनिधित्व करने का मुद्दा था तो उसमें इन्होंने समर्थन दिया था। 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष बने थे ये। फिर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और
1959 में इन्होंने क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। मुक्ति सेना का गठन किया है 1941 में, किसकी सहायता से? जर्मनी और रूस की सहायता से। और इसी समय ये जो आज़ाद हिंद फौज है उसके सेनापति बने थे। आज़ाद हिंद फौज गठित हो गई। उसके बाद आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1942-43 में हुई थी। 43 में ही इन्होंने अंडमान निकोबार और जो असम है उसको क्षेत्र को जीत लिया था और इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार का संचालन किया था। भारत की स्वतंत्रता के प्रयास में इन्होंने 1945 में अपना बलिदान दे दिया। नेक्स्ट आता है होम रूल आंदोलन। संवैधानिक उपायों द्वारा स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? जो हमारा संवैधानिक उपाय है उनके द्वारा हमारा स्वशासन चलाना चाहिए, उनके द्वारा स्वशासन का प्रयास करना चाहिए, मतलब स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। किसकी सहायता से की गई है? तो ये इसमें दो प्रमुख नेताओं के नाम आते हैं। पहले आते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक और दूसरी आती हैं एनी बेसेंट। तो अब दोनों के में हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो हमारे तिलक की होम रूल लीग थी वह महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैली थी और जो एनी बेसेंट है उनका क्षेत्र था मद्रास और तमिलनाडु। कौन सा? मद्रास तमिलनाडु क्षेत्र था। फिर आते हैं इनके मुख्यालय। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले आता है बेलगांव, तो वहाँ पर उनका मुख्यालय बनाया गया था तिलक की होम रूल लीग का, और कर्नाटक बनाया गया था। और जो एनी बेसेंट हैं उनकी मुख्यालय बनाए गए थे, मद्रास का बना था अड्यार में और जो तमिलनाडु है उसका बना था मद्रास में। समिति तो स्वरूप क्या था दोनों का? तो जो हमारे मतलब स्वरूप तो जो तिलक थे तो वो सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित थे, महाराष्ट्र कर्नाटक उनका सीमित स्वरूप था। और एनी बेसेंट हमारी विदेश से आई थी तो भैया हर कोई प्रभावित था, तो अखिल भारतीय स्वरूप था उनके आंदोलन का। प्रमुख तो जो हमारे तिलक के द्वारा बनाई गई होम रूल लीग थी उसके थे NC केलकर जी और जोसेफ बैप्टिस्टा जी। और जो हमारे एनी बेसेंट हैं उनकी होम रूल लीग के सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था हमारे तिलक की होम रूल लीग का स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्होंने ये उद्देश्य दिया था। और एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया था स्वशासन की स्थापना। प्रचार कैसे हुआ था? तो तिलक ने अपनी 2 पत्रिकाओं केसरी और मराठा से प्रचार किया था। और जो एनी बेसेंट हैं इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के द्वारा इसका प्रचार किया था। तो चलिए हम देखते हैं। पहले आती है हमारी होम रूल लीग। क्यों स्थापना की गई थी? तो हमारे संवैधानिक उपायों द्वारा स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। मुख्यतः 2 नेता आते हैं, पहले आते हैं तिलक और दूसरे आते हैं एनी बेसेंट। तिलक कहाँ से है? महाराष्ट्र कर्नाटक से हैं, तो इनका क्षेत्र भी महाराष्ट्र कर्नाटक ही फैला था। बेलग्राम में इनका एक मुख्यालय था, दूसरा कर्नाटक में था, सेम तो क्षेत्र में फैला हुआ था। और जो हमारे तिलक हैं उनके जो अध्यक्ष थे उनके होम रूल लीग के वो थे NC केलकर और जोसेफ बैप्टिस्टा जी। और उनका उद्देश्य था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इन्होंने प्रचार किया था केसरी और मराठा के द्वारा। अब आती है हमारी नेक्स्ट एनी बेसेंट। ये विदेश से आई थी तो अखिल भारतीय स्वरूप था इनके आंदोलन का। इन्होंने मद्रास तमिलनाडु में अपने प्रचार किया था। इनकी हेडक्वार्टर मद्रास में अड्यार था और तमिलनाडु में मद्रास वगैरह था दक्षिण में है ना। और इनके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट की होम रूल लीग के, जिनका नाम था सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। इनका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना और इन्होंने प्रचार किया था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के द्वारा। अतः अगस्त घोषणा जो कि 1917 में हुई थी उसके साथ तो होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया। कब हुआ था? अगस्त घोषणा 1917 में, जब होम रूल लीग समाप्त कर दी गई अगस्त घोषणा के साथ। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाओं का उल्लेख करना है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्र की महान हस्तियों की श्रृंखला में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं, मतलब महिलाओं ने बहुत सारा योगदान दिया है। तो चलिए हम देखते हैं उन महिलाओं के नाम। पहले आते हैं एनी बेसेंट, भागिनी निवेदिता, स्वर्ण कुमारी देवी, डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी और सरोजनी नायडू, ये प्रमुख महिलाएं रही हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी एनी बेसेंट, विदेशी थी। इन्होंने कॉमनवेल्थ पत्रिका के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की और होम रूल लीग चलाया। जो होम रूल लीग आंदोलन था उसकी स्थापना उनको चलाने का श्रेय जाता है एनी बेसेंट को। फिर आती है हमारी भागिनी निवेदिता। इन्होंने स्वाधीनता, सेवा और साधना की त्रिवेणी थी ये, और इन्हें लोक माता की उपाधि दी गई थी। कौन है ये? भागिनी निवेदिता है। इन्हें स्वाधीनता, सेवा और साधना की त्रिवेणी कहा जाता है और इनको लोक माता की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट आती हैं स्वर्ण कुमारी देवी। ये द्वीप निर्वाह और बंगरेखी जैसे राष्ट्रीय साहित्य से आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया था। तो ये स्वर्ण कुमारी, स्वर्ण से इनका नाम लिखा गया है कुमारी देवी जी का। और इन्होंने क्या है? दीप निर्वाह
और बंगरेखी जैसे राष्ट्रीय साहित्य से आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया है। नेक्स्ट आती है हमारी मुथुलक्ष्मी रेड्डी। तो भैया रेडी हैं नमक बनाने के लिए, तो मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने नमक सत्याग्रह में गिरफ्तारी दी थी। फिर नेक्स्ट आती हैं सरोजिनी नायडू। होम रूल लीग हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, गोलमेज सम्मेलन हो, सभी में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाली हैं हमारी सरोजिनी नायडू। तो प्रमुख महिलाओं के नाम में जब हम देखते हैं तो इनकी योगदान को देखते हैं तो सबसे पहले आती है हमारी एनी बेसेंट। इन्होंने तो वो अपने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की है। विदेशी थी, कॉमनवेल्थ के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करवाई, मतलब योगदान दिया और होम रूल लीग आंदोलन चलाया। फिर आती हैं भावनी निवेदिता। इनको लोक माता कहा जाता है क्योंकि ये स्वाधीनता, सेवा और साधना की त्रिवेणी मानी जाती हैं। नेक्स्ट आती हैं स्वर्ण कुमारी देवी। इन्होंने बंग रेखी और दीप निर्वाह जैसे साहित्य के द्वारा अपने राष्ट्रीय आज़ादी में योगदान दिया था। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी, इन्होंने नमक सत्याग्रह जो नमक आंदोलन था उसमें गिरफ्तारी दी थी। सरोजिनी नायडू, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। इनके बाद और अन्य महिलाएं भी हैं जैसे कि अरुणा असफ अली, उषा मेहता, कल्पना दत्त, सुमित्रा कुमारी चौहान, ज्योतिमय गांगुली और विजयलक्ष्मी पंडित। इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौन कौन है? अरुणा असफ अली हैं, उषा मेहता हैं, कल्पना दत्त हैं, सुमित्रा कुमारी चौहान हैं, ज्योतिमय गांगुली हैं और विजयलक्ष्मी पंडित हैं। इनका योगदान भी देखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय पुनर्जागरण के क्या कारण थे, भारत में पुनर्जागरण हुआ क्यों था, हमें भी वो बताना है ना। तो भारत में 19वीं शताब्दी में एक नवीन चेतना का उदय हुआ जिसमें नागरिकों को गहराई से प्रभावित किया। इनके निम्नलिखित कारण थे। तो हमारे भारत में पुनर्जागरण क्यों हुआ था, इसका क्या कारण था, वो बताना है। तो जब 19वीं शताब्दी स्टार्ट हुई तो बहुत सारी प्रचार प्रसार हो गई, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था। इससे क्या हुआ, तो जो नागरिक थे वह गहराई से सोचने लगे, गहराई से प्रभावित हुए और एक पुनर्जागरण का काल स्टार्ट हो गया। इसके कारण क्या क्या थे, तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के फलस्वरूप देश में पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। तो क्या हुआ, जो विदेशी उपनिवेशवाद था वो बढ़ा, देश में क्या हुआ, पाश्चात्य शिक्षा सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ। इससे भी हमारे पुनर्जागरण का काल प्रारंभ हो गया। फिर आते हैं अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार अभी भी इतना उदार है तो उस टाइम पे भी था। समाचार पत्रों का योगदान, जैसे कि संवाद कौमुदी और मराठा ने भी पुनर्जागरण को प्रसार प्रसारित किया। कौन सा है, समाचार पत्रों का योगदान, संवाद कौमुदी और मराठा। प्रबुद्ध अंग्रेजों का योगदान, जैसे कि विलियम जॉन विल्किंसन और विलियम बेंटिक, इनके भी योगदान से पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, विश्व की क्रांति का प्रभाव देखा गया। तो राष्ट्रीय क्रांति के भाव आगे भी है, लोगों को भी पता चल गया कि हम भी क्रांति कर सकते हैं क्योंकि विश्व में इतनी सारी क्रांतियाँ हो रही थी। नवीन सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, जैसे कि वकील और शिक्षक। पहले क्या था, किसान थे, कुछ व्यापारी वगैरह थे, साहूकार वगैरह थे, लेकिन अब नया वर्ग भी आ गया समाज में जो कि वकील था, शिक्षक था और मतलब अलग अलग उपाधियाँ आ गई, अलग अलग शिक्षा पद्धति आ गई। मिशनरियों का प्रभाव भी था, जो ईसाई मिशनरी आए थे ना प्रचार प्रसार करने, उनके कारण भी प्रभावशाली प्रबुद्ध नेताओं का प्रभाव रहा, जैसे कि राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार पुनर्जागरण तात्कालीन परिस्थितियों का समन्वय प्रयास था। तो हम देखते हैं पुनर्जागरण के क्या कारण थे, भारत में पुनर्जागरण का कारण क्या था, क्यों आया। तो 19वीं शताब्दी में नवीन चेतना का उदय हुआ और हमारे भारत के जो नागरिक थे वह इससे प्रभावित हुए। कैसे प्रभावित हुए, तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद बढ़ा, जिससे कि पाश्चात्य शिक्षा बढ़ी और सभ्यता संस्कृति का प्रभाव हुआ। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव हुआ, समाचार पत्रों का प्रचार प्रसार हुआ, जैसे कि संवाद कौमुदी, मराठा, केसरी वगैरह है ना। प्रबुद्ध अंग्रेजों का योगदान, जैसे कि विलियम जोन्स विल्किंसन और विलियम बेंटिक, इनके भी योगदान रहे हैं। कई बहुत सारे साहित्य इनके टाइम पे ट्रांसलेट हुए हैं। राष्ट्रीयता की भावना हुई क्योंकि विश्व में अलग अलग क्रांतियाँ हो रही थी, इससे प्रभावित थी। नवीन सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, जैसे कि शिक्षित वर्ग हुआ, वकील आए, डॉक्टर आए, इनसे भी मतलब पढ़ने से ही तो बदलता है ना समाज, तो नए सामाजिक वर्ग का उदय हो गया। ईसाई मिशनरियों का प्रभाव रहा, प्रभावशाली प्रबुद्ध नेताओं का प्रभाव, जैसे दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र विद्यासागर, इन लोगों के प्रभाव से भी पड़ा है। इस प्रकार पुनर्जागरण तात्कालीन परिस्थितियों का समन्वित प्रयास था। अब आता है राजा राम मोहन राय के राजनीतिक क्षेत्र में योगदान का वर्णन कीजिए। राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने क्या क्या राजनीतिक क्षेत्र में योगदान दिए हैं वो बताने हैं। 19वीं शताब्दी के नवजागरण आंदोलन के प्रमुख आरंभकर्ता, समाज सुधारक और शिक्षाविद रहे हैं राजा राम मोहन राय।
उच्चतर सेवाओं के भारतीकरण की अभिकल्पना इन्होंने की थी। तो जो हमारे उच्चतर सेवा हैं उनका भारतीकरण की अभिकल्पना की इन्होंने। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की थी और वकालत की थी, भाई कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दो। स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता के प्रबल समर्थक थे, स्वतंत्र होना चाहिए और राष्ट्रीयता होनी चाहिए। 1821 में इन्होंने नेपल्स की क्रांति की विफलता से दुखी हुए थे। जो 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई थी उसकी विफलता से दुखी हुए थे। स्पेनिश और अमेरिकी क्रांति की सफलता पर प्रसन्नता जाहिर करके स्वतंत्रता का समर्थन किया था। प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार के संपादक रहे हैं। इस प्रकार राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय जीवन का अंग बने रहे और क्रांतिवादी को प्रेरणा मिली। देखो, राजा राम मोहन राय के बारे में हम देखते हैं तो 19वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण आरंभ हुआ था तो उसके प्रारंभकर्ता कौन माने जाते हैं? तो हमारे समाज सुधारक, शिक्षाविद राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। इन्होंने योगदान क्या क्या दिया है? तो जो उच्चतर सेवाएं थी उनका भारतीकरण की अभिकल्पना की थी कि जितनी भी उच्चतर सेवाएं हैं उनका क्या कर दिया जाए? भारतीकरण कर दिया जाए। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया जाए। स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के समर्थक रहे थे, इसलिए इन्होंने जो स्पेनिश और जो अमेरिकी क्रांति हुई थी उसकी सफलता से खुश हुए थे क्योंकि वहाँ पे स्वतंत्रता का समर्थन किया था इन्होंने। और 1821 में जो नेपल्स की क्रांति विफल हुई थी उससे भी दुखी हुए थे। प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे, इसलिए इन्होंने संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार जैसे अखबारों के ये संपादक रहे हैं। इस प्रकार राजा राम मोहन राय के विचार राष्ट्रीय जीवन का अंग बने रहे और क्रांतिवादियों की प्रेरणा रहे हैं। अब आते हैं हमारे 11 मार्कर। सबसे पहले आते हैं हमारे महात्मा गांधी जी। इनके द्वारा औपनिवेशिक प्रतिरोधों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इन्होंने जो औपनिवेशिक प्रतिरोध बताया है उसका विस्तार से वर्णन किया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1919 से 1947 तक के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस समय गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध का दायित्व अपने कंधों पर लिया था। तो जो 1919 से 1947 तक का युग है जिसमें हमारा भारत आज़ाद हुआ था, प्रमुख आंदोलन इसमें हुए हैं, क्रांतियाँ इसमें हुई हैं, तो इस पूरे काल को क्या कहा जाता है? गांधी युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय गांधी जी ने और ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध का दायित्व अपने कंधों पर लेके रखा था। इन्होंने क्या क्या किया था चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं सत्याग्रह आंदोलन। कौन कौन से थे, अवधि क्या थी, कारण क्यों था और विशेष क्या था इस आंदोलन में। सबसे पहले जब वो भारत आए 1913 में और उन्होंने भारत घूमा, अपने आश्रम स्थापित किया, सबसे पहले उन गए चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है। तिनकठिया पद्धति के विरोध में इन्होंने किया था और इसमें मुख्य क्या था, इसमें जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। पहले आता है हमारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में तिनकठिया पद्धति के विरोध में किया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को दी थी महात्मा की उपाधि। फिर आता है हमारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये चंपारण के 1 साल बाद हुआ था 1918 में। इसमें प्लेग बोनस को लेकर विवाद हुआ था। न्यायीकरण ने 35% बोनस देने का निर्णय ले लिया था। तो देखो, पहले गए चंपारण, वहाँ पे तिनकठिया पद्धति के विरोध में आंदोलन किया 1917 में। फिर वहाँ से पहुँचे कहाँ पर, अहमदाबाद लौट रहे थे तो वहाँ पे अहमदाबाद मिल गए बीच में। तो वहाँ पे जो मिल मजदूर थे वो आंदोलन कर रहे थे, उनके यहाँ पे मिल गए। उन्होंने पूछा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि प्लेग में जो बोनस को लेकर विवाद हो गया है 1918 में, तो इन्होंने वहाँ पर उनकी वकालत की और न्यायीकरण में 35% तक बोनस देने का निर्णय ले लिया। नेक्स्ट आता है खेड़ा आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह जो कि गुजरात में है और ये भी 1918 में ही हुआ था। फसल नष्ट हो जाने के बाद भी लगान की जबरन वसूली की जा रही थी। प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा जाता है। तो अहमदाबाद में खड़े थे तो वहीं पे पड़ गई उनकी नज़र कहाँ पे, खेड़ा पे। तो खेड़ा सत्याग्रह वहाँ पे चल रहा था 1918 में। 2 हुए हैं, एक खेड़ा और एक अहमदाबाद। अहमदाबाद पहले हुआ है, वहाँ से खड़े होकर देख रहे थे खेड़ा को। गुजरात में है दोनों। इसमें क्या था, तो फसल नष्ट हो गई थी लेकिन सरकार या गवर्नमेंट क्या कर रही थी, फिर भी वसूल रही थी, क्या कर्ज लगान ले रही थी। तो वास्तविक प्रथम सत्याग्रह किसान सत्याग्रह माना जाता है ये। नेक्स्ट आता है रोल एक्ट का विरोध। 8 मार्च 1919 में इसको स्टार्ट किया। रोल एक्ट के विरोध में शुरू किया गया था। सत्याग्रह सभा बनाई जिसमें 30 मार्च 1919 को सत्याग्रह दिवस मनाया था। तो रोल एक्ट 1919 में आया था। इसको काला कानून भी कहा जाता है। इसके विरोध में 8 मार्च 1919 को इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। रोल एक्ट का विरोध कर रहे थे, सत्याग्रह सभा बुलाई गई और इसमें जो 30 मार्च है उसको
क्या सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। फिर आता है खिलाफत आंदोलन, रूल के खिलाफ में खड़े हो गए। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में था। इसमें सेवर्स की जो क्रांति थी उसके विरोध में मुसलमानों को समर्थन दिया था इन्होंने। जो सेवर्स की क्रांति, सेवर्स की जो संधि थी उसके विरोध में मुसलमानों को समर्थन दिया था 1919 में। खिलाफत आंदोलन, सेवर्स की संधि हुई, मुसलमानों को समर्थन दिया, लेकिन वहाँ पर खलीफा का पद चला गया, समाप्त कर दिया ब्रिटेन ने, तो ये मुस्लिम अलग हो गए। तो इसको रातों रात ही किसने बदल दिया गया, असहयोग आंदोलन ने बदल दिया, मोदी मतलब गांधी जी ने। और 1920 से 1924 में स्टार्ट कर दिया क्या, असहयोग आंदोलन। इसमें ब्रिटिश नीतियों के विरोध में था और इसमें 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था ये। कौन सा है, असहयोग आंदोलन। कब स्टार्ट किया गया, 1920 से 1922 तक, ब्रिटिश नीतियों के विरोध में था और 1 वर्ष में स्वराज का नारा। भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 से 1934 तक चला है। क्या हुआ था इसमें, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए रख बनाया गया था। और इसमें जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने कहा था कि भैया ये दांडी मार्च की तुलना तो पेरिस और रोम के मार्च से की जानी चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे समाप्त हुआ, तो गांधी इरविन समझौते से, है ना। और इसके बीच में हुआ था गोलमेज, मतलब उसके बाद हुआ था गोलमेज सम्मेलन। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में और इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गांधी इरविन समझौता, देखो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, पहले गांधी इरविन समझौता होता है जो कि 1930 में हुआ, 31 में हुआ था, है ना। 31 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, उसी के बाद गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो 1931 में गोलमेज सम्मेलन के पहले गांधी इरविन समझौता हुआ। इसमें गांधी जी और जो वायसराय इरविन था उनके मध्य आंदोलन बंद करने हेतु कुछ मुद्दों पर सहमति बरती गई थी। फिर आता है जैसे गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन से भाग लेकर आए, इनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। फिर होता है पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता। कब हुआ है, 26 सितंबर 1932 में हुआ है। दलितों के लिए हिंदू से पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त करने हेतु इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय आदि के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य यरवदा जेल में यह समझौता हुआ था। यरवदा जेल में कहाँ था, यरवदा जेल महाराष्ट्र में। अंबेडकर जी और गांधी जी के मध्य ये समझौता हुआ था। फिर आते हैं हमारे व्यक्तिगत सत्याग्रह। 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में इसको स्टार्ट किया गया था। प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ है, 17 अक्टूबर 1940 अगस्त प्रस्ताव के विरोध में था और प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को, 8 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी उसके कारण असफल रहा था ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 8 अगस्त को मुंबई से। पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य से अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण ये विफल हो गया था। तो चलिए हम इन सबको देखते हैं फिर से, गांधी जी के प्रमुख प्रयास कि इन्होंने क्या क्या किया है। तो गांधी जी के औपनिवेशिक प्रतिरोध का विस्तार करना है। तो गांधी जी के जो राष्ट्रीय आंदोलन है 1919 1947 चल गए हैं, इसी को क्या कहा जाता है, गांधी युग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश शासन को भगाने का पूरा दायित्व अपने कंधों पर लिया था। पहले ये चंपारण गए 1917 में, इसमें तिनकटिया पद्धति के विरोध में इसको स्टार्ट किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें महात्मा गांधी जी के लिए महात्मा की उपाधि दी। फिर आते हैं वहाँ से गए अहमदाबाद। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में क्यों हुआ था, तो जो प्लेग बोनस है उसको लेकर विवाद था। इसमें 35% तक बोनस देने की निर्णय हो गया था। नेक्स्ट आता है खेड़ा आंदोलन। इसमें लगान देनी पड़ रही थी सूखा पड़ने के बाद भी, है ना, सूखा के बाद भी या फसल नष्ट होने के बाद भी लगान देनी पड़ रही थी। 1918 में हुआ था और इसमें प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था खेड़ा सत्याग्रह। फिर आता है रोल एक्ट के विरोध में इन्होंने आंदोलन चलाया। 8 मार्च 1919 को स्टार्ट किया था, रोल एक्ट के विरोध में था और इसमें 30 मार्च 1919 को सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। फिर आता है खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ। सेवर्स की संधि थी उसके विरोध में मुसलमानों का साथ दिया था इन्होंने। खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ, फिर इन्होंने स्टार्ट कर दिया असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। ब्रिटिश क्रांतियों के विरोध में स्टार्ट हुआ था और इसमें स्वराज का 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था भारत में और भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था, लेकिन इसको जो चोरा चोरी हत्याकांड था उसके बाद समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको 1930 से
34 तक चलाया गया। स्वराज्य, पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था और इसमें सुभाष चंद्र बोस ने, जिसमें दांडी मार्च है, उसकी तुलना किसी पेरिस या फिर रोम मार्च से की थी। इसके बाद होता है गांधी इरविन समझौता 1931 में। गांधी जी और वायसराय इरविन के मध्य में आंदोलन को बंद करने के लिए कुछ मुद्दों पर हस्ताक्षर या सहमति बरती गई थी। इसके बाद जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन 1931 में, और वहाँ पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व इनके द्वारा किया गया था। वहाँ से आते हैं, फिर इनको हो जाती है जेल और ये रहेंगे यदवादा जेल में। फिर होता है पूना समझौता जो कि 26 सितंबर 1932 में हुआ है। दलितों के लिए हिंदू से पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त करने के लिए हुआ था। इसमें राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से गांधी जी और अम्बेडकर जी के मध्य में यह समझौता हुआ था। फिर आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसमें अगस्त प्रस्ताव के विरोध में था। प्रथम सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे। फिर आता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 8 अगस्त को। पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी दमनकारी नीति अपनाई कि ये विफल हो गया। फिर आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में, जो उदारवादी चरण था, उसके समग्रता में मूल्यांकन करना है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण उदारवादी चरण की समग्रता में मूल्यांकन करना है। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण 1885 से 1905 तक चला है उदारवादी चरण, क्योंकि इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बागडोर है वह उदारवादी नेताओं के हाथ में थी। देखो, हमारी जो क्रांति का मतलब नेतृत्व किया है, 2 प्रकार के नेताओं ने किया है। एक आते हैं उदारवादी और दूसरे आते हैं उग्रवादी, और फिर तीसरे आते हैं हमारे महात्मा गांधी। तो जो उदारवादी थे उनका चरण कब से या फिर उनका जो काल था वह कब से कब तक रहा है? 1885 से 1905 तक रहा है, क्योंकि इस समय जो पूरी बागडोर है वह किनके हाथों में थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बागडोर थी वह उदारवादी नेताओं के हाथ में थी। इनके प्रमुख नेता कौन थे? तो पहले आते हैं हमारे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और महादेव गोविंद राणे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये सब आते हैं हमारे प्रमुख नेता। कौन कौन से हैं? दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, महादेव गोविंद राणे हैं और सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। ये प्रमुख नेता थे। उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार है उसने आंतरिक स्वराज प्राप्ति के लिए इसको स्टार्ट किया था। तो ब्रिटिश सरकार के ने अंतर्गत जो स्वराज की प्राप्ति के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। विचारधारा क्या थी इनकी? यह अंग्रेजों की त्यागप्रियता, कार्मिक सुधार और शांतिपूर्ण और रक्तहीन, मतलब ज़्यादा लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे, संवैधानिक तरीके से विरोध में विश्वास करते थे। कार्य क्या था या कार्य पद्धति क्या थी इनकी? कार्यक्रम क्या चलाए हैं? तो कानूनों को सीमा में रहकर संवैधानिक आंदोलन किए, जैसे पिटीशन दायर करना, प्रेस वगैरह करना, ये करते थे। प्रार्थना पत्र लिखते थे, प्रतिवेदन देते थे, स्मरण पत्र देते थे, शिष्टमंडल सभा भाषणों द्वारा अपनी मांग को ब्रिटिश जनमत तक पहुंचाते थे। तो इनके कार्य क्या रहे हैं? इन्होंने कार्य क्या किए हैं? कैसे कार्यक्रम करते थे? ये कानून में सीमा के अंदर रहकर संवैधानिक आंदोलन, पिटीशन दायर करते थे, प्रार्थना पत्र लिखते थे, प्रतिवेदन करते थे, स्मरण दिलाते थे, स्मरण पत्र, शिष्टमंडल का आयोजन करते, सभा भाषणों के द्वारा जो अपनी मांगे हैं वह ब्रिटिश जनमत तक पहुंचाने का कार्य करते थे। नेक्स्ट आते हैं इनकी मांगे क्या थी? तो मांगे 3 प्रकार की होती थी, संवैधानिक, प्रशासनिक और आर्थिक। संवैधानिक में क्या था इनका? तो विधायिका में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ब्रिटिश की जो वायसराय है उसकी काउंसिल में भारतीय सदस्यों की नियुक्ति हो, और जो ब्रिटिश सरकार है उसके अधीन स्वशासन की मांग रखते थे। प्रशासन में क्या है? सिविल सेवा का भारतीकरण किया जाना चाहिए, न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण हो जाए, नागरिक अधिकारों की रक्षा की मांग करते थे। आर्थिक में क्या था? तो भू स्वराज की दरें कम करना हो, स्थानीय बंदोबस्त देश के अन्य देशों में या अन्य भागों में लागू करना हो, भारत को बजट पर मत का अधिकार मिले, इससे संबंधित ये अपनी मांगों को रखते थे। मांगे कैसी होती थी? 3 प्रकार की होती है, संवैधानिक, प्रशासनिक और आर्थिक। संवैधानिक में क्या करते थे? जो विधायिका है उसमें भारतीयों को प्रतिनिधि दो, वायसराय की जो काउंसिल है उसमें भारतीय सदस्यों की प्रतिनिधि करना चाहिए, नियुक्ति करना चाहिए, ब्रिटिश शासन के अधीन जो स्वराज की मांग है वो रखते थे। फिर आते हैं प्रशासन में क्या करना है? सिविल सेवा का भारतीकरण हो जाए, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण हो जाए, और जो हमारे नागरिक अधिकार हैं उनका संरक्षण किया जाए। आर्थिक में जो हमारा भू राजस्व है उसकी दरों में कमी की जाए, स्थायी बंदोबस्त को देश के अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाए, और जो भारतीयों का बजट है उस पर मत का अधिकार मिले, ये सब मांग करते थे। उपलब्धियाँ क्या हुई? इन्होंने इतना काम किया है, उपलब्धियाँ क्या हुई? तो इनको भारतीय जनमानस को राष्ट्रीय आंदोलन से परिचित कराया। तो जो हमारी भारतीय जनता थी, जनमानस थे, उनको राष्ट्रीय आंदोलन से परिचित कराया। धन निकासी की व्याख्या करके
आर्थिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। जो हमारा धन निकासी हो रही है, कैसे हमारा धन बाहर जा रहा है, तो इसकी व्याख्या करके इन्होंने राष्ट्रीयवाद को जन्म दिया, आर्थिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इनके प्रयासों से ही 1992 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया, जैसे भारतीयों को सदन में उनकी संख्या बढ़ाई गई थी। कौन सा अधिनियम आया था? 1892 का अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम आया, जिसके द्वारा भारतीयों को सदन में संख्या बढ़ाई गई थी। भारतीय व्यय थी, उसकी जांच हेतु एक बॉल्वी आयोग की नियुक्ति की गई थी। बॉल्वी आयोग के भारत का कितना व्यय होता है, धन निकासी का सिद्धांत दे दिया, जनता को अवगत करा दिया, जनमानस के लिए राष्ट्रीय आंदोलन से परिचित करा दिया। भारतीय परिषद अधिनियम आ गया 1892 में, और भारत की सदन में संख्या बढ़ा दी गई। भारत की जो व्यय है उसकी जांच करने के लिए एक बॉल्वी आयोग बनाया गया था। अब आते हैं इनकी सीमाएं क्या थी। तो जो आम जनता थी वह राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने में असफल रही थी। भले इनका आंदोलन से परिचित हो गई थी, लेकिन जुड़ नहीं पाई थी, क्योंकि ज़्यादा अच्छी नीतियाँ ही नहीं थी। तो पहली जो जनता थी, आम जनता थी, वह राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जुड़ पाई। काश्तकारी कानूनों की मांग नहीं की थी। जो काश्तकारी कानून है उनसे रिलेटेड ने कोई मांग नहीं की थी। श्रमिकों के समर्थक में कोई बात नहीं करते थे। जो श्रमिक हैं उनके समर्थन में कोई बात नहीं थी। लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के शोषण चरित्र को पहचान नहीं सका कि ब्रिटिश सरकार जो है वो हमारा शोषण कर रही है, पहचान ही नहीं पाई है। यद्यपि उदारवादी कोई स्पष्ट उपलब्धियां हासिल नहीं कर सके, तथापि वे सच्चे देशभक्त और प्रगतिवादी तत्व थे। तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष एकजुट होने का आधार प्रेस प्रिटेशंस ही थी, अतः उन्हें आगे के राष्ट्रीय आंदोलन हेतु पृष्ठभूमि तैयार की थी। भले वो अच्छे से नीतियां लागू नहीं कर पाए या फिर उनका कोई सफल कानून नहीं पारित करा पाए, लेकिन इन्होंने एकजुट होकर आगे की जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। देखते हैं हमारे उदारवादी नेताओं के बारे में, एक बार और पढ़ेंगे, मतलब रिवाइज करेंगे। पहले आते हैं स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण उदारवादी नेताओं के पास था। इनकी बागडोर पूरी उदारवादी नेताओं के पास थी। कब तक चला है? तो 85 से 1850, मतलब अपने कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना, और 1905 तक चला है ये। नेता कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उद्देश्य था जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति। विचार क्या था इनका? कि अंग्रेजों की त्याय परिता, कार्मिक सुधार, शांतिपूर्ण रक्तहीन संघर्ष, संवैधानिक तरीके से विरोध में विश्वास रखते थे। कार्यक्रम क्या कर चलाते थे? तो इनकी कानून की सीमा में रहकर संवैधानिक आंदोलन करते थे, पिटीशन प्रेस वगैरह आयोजित करते थे, प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन, स्मरण पत्र, शिष्टमंडल सभा, भाषण आदि के द्वारा ब्रिटिश जनमत तक अपनी पहुँच पहुँचाते थे, अपना विचार पहुँचाते थे, मांग पहुँचाते थे। मांगें क्या थी? 3 प्रकार की थी, संवैधानिक, प्रशासनिक और आर्थिक। संवैधानिक में ये चाहते थे कि जो हमारी ब्रिटिश काउंसिल नहीं वायसराय की काउंसिल है उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो, विधायिका में भारतीय भागीदारी दिखाएं, और जो ब्रिटिश शासन है उसमें उसके अधीन स्वराज शासन की मांग करते थे। प्रशासनिक में क्या था? तो हमारी जो भारतीय सिविल सेवाएं हैं, ये सिविल सेवाएं हैं उनका भारतीयकरण कर दिया जाए, न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया जाए कार्यपालिका से, और जो हमारे नागरिक अधिकार हैं उनको संरक्षण दिया जाए। आर्थिक में भू राजस्व की दरें कम कर दी जाएं, सुधार किया जाए, और जो हमारा स्थायी बंदोबस्त है उसको अन्य क्षेत्रों में लागू किया जाए, और जो हमारा भारतीय बजट है उसमें भी मत देने का अधिकार भारतीयों को दिया जाए। उपलब्धियां क्या हुई? तो ज़्यादा जनमत था पूरे भारत के में, उनको अवगत कराया राष्ट्रीय आंदोलनों से, धन निकासन के सिद्धांत को बताया कि कैसे ये हो रहा है, आर्थिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इन्हीं के प्रयासों से ही 1892 में भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिससे भारतीयों की सदन में संख्या बढ़ी, और जो भारतीय व्यय था उसकी जांच के लिए बॉल्वी आयोग बनाया गया। सीमाएं क्या थी? तो भैया जनता इनका समर्थन नहीं कर पाई, मतलब इनसे जुड़ने में असफल रही थी। काश्तकारों की बात नहीं की थी, श्रमिकों के समर्थन में भी कोई बात नहीं की थी। लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार के जो शोषक चरित्र है उसको समझ नहीं पाए। यद्यपि जो उदारवादी थे वह स्पष्ट ही अपनी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाए, लेकिन वे सच्चे देशभक्त और प्रगतिवादी नेता थे। तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष एकजुट होने का जो आधार है वह प्रेस पिटीशन ही था। इन्होंने आगे के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अपनी पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।